खट्टी मीठी कहानियाँ। सविता की शादी हुए अभी 1 ही महीना हुआ था। उसका पति राजन एक बिजी इंसान था जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सविता के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे। वो मात्र 19 साल की थी, इसलिए उसे घर का सारा काम बहुत अच्छे से नहीं आता था। एक दिन सविता, नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस 1 मिनट। अरे बहू, उसे देर हो रही है और तू बस 1 मिनट कर रही है। रुक, मैं ही करती हूँ। नहीं माँ जी, बस हो गया, चाय निकाल रही थी। ठीक है। दिन गुजरते हैं। कुछ वक्त बाद दूध वाला होगा, जाकर ले आ बहू। जी माँ जी। सविता, जल्दी आ यहाँ। माँ जी मैं वो बातें मत बना, जल्दी आ। जी माँ जी। जा, नुक्कड़ वाली दुकान से गुड़ ले आ। तेरे ससुर को खाने के बाद गुड़ खाना बहुत पसंद है, पर घर में गुड़ खत्म हो गया है। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। अरे ये सविता भी ना स्लो गैस पर दूध रखकर चली गई होगी। अब घंटों लगेंगे इसे उबलने में। तेज कर देता हूँ। राजन गैस तेज करके अपने बेडरूम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद और इधर जब तक सविता वापस आती है तो दूध उबल कर गिर जाता है। कमला किचन में जाती है। सविता, ये क्या क्या है तूने? तुझे इतना भी नहीं पता कि अगर बाहर जा रही है तो गैस की आंच को धीमी कर देनी चाहिए। पर माँ जी, मैंने तो आज धीमी ही की थी। हाँ, तो मैंने तेज कर दिया है क्या? तेरा बस यही रहता है। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। खाना तुझसे ढंग से बनता नहीं है, कपड़े तुझसे साफ नहीं होते, बर्तन मांजने में तेरे हाथ दुख जाते हैं। चल अब ये साफ कर और जाकर नया दूध लेकर आ। सविता रोती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद सविता, यहाँ आ जल्दी। जी माँ जी, अभी आई। तू कपड़े धो रही है ना, तो ये ले, अपने ससुर के भी एक जोड़ी कपड़े ले जा, ये भी धो दे। ठीक है माँ जी। सविता कपड़े ले जाती है और धोकर सुखाने चली जाती है। पर फिर जब उसकी सास बाथरूम में जाती है तो देखती है कि एक कोने में एक जोड़ी गीले कपड़े रखे हुए हैं। सविता, यहाँ आ फौरन। जी माँ जी। ये तेरे ससुर के कपड़े यहाँ क्यों छोड़ दिए है तूने? जा, लेकर जा, इन्हें भी सूखने डाल। काम चोर कहीं की। अरे माँ जी, पर मैं तो। बात मत बना, जा जल्दी जा। कुछ दिन बाद बेटा राजन, जा जरा किचन से बहू को बुला ला। जी माँ, अभी बुलाता हूँ। राजन किचन में जाता है, पर धोखे से उसका हाथ सब्जी के पतीले पर लग जाता है और वो गिर जाता है। ये कैसे हुआ? वो माँ जी मुझसे धोखे से गिर गया। तू बस बर्बादी ही करती है। जा बेटा राजन, बाजार से कुछ खाने को ले आ। अब इतनी जल्दी बन तो पाएगा नहीं। इस महारानी ने तो कसम खा के रखी है मुझे परेशान करने की। सविता ने पतीला गिरने का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और राजन बाजार से खाना लाने चला गया। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन लोगों को खाने पर बुलाया। अगले दिन और कमला बहन, सब ठीक है ना? हाँ नीतू बहन, बस सब अच्छा है। तुम बताओ।
नमस्ते। नमस्ते। अरे लो भाई, खीर आ गई। अब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले खीर खाते हैं। खीर में चीनी नहीं होती है। खीर टेस्ट करते ही नीतू बड़े प्यार से कहती है, बेटी मीना, तुम तो इसमें चीनी डालना भूल ही गई। जाओ चीनी मिला लाओ। ओह सॉरी माँ जी, अभी लाती हूँ। तुम अपनी बहू को डांटती नहीं हो क्या? डांटने से तो सिर्फ नाराजगी होती है और कुछ नहीं। और फिर हम बहू लाए हैं, कोई नौकरानी थोड़ी कि सब काम परफेक्ट करे। अगर उसे कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे। हमारे घर में सब मिल बांट के काम करते हैं। नीतू को अपनी बहू से प्यार से बात करते देख कमला हैरान थी, पर उससे भी ज्यादा हैरान सविता थी। वो सोचती है कि अगर उसकी सास भी इतने प्यार से बात करती तो कितना अच्छा होता। वो बहाने से नीतू को एक तरफ बुलाती है और उससे कहती है, आंटी जी, आप मेरी सास को कुछ समझाइए ना कि वो भी आपकी तरह मुझसे प्यार से बात करे। वो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। ठीक है बेटा, मैं मौका देखकर बात कर लूंगी। वो नीतू मुझे भी समझा रही थी कि अपनी बहू से प्यार से बात करो। अरे मैं कैसे प्यार से बात करूं इससे? ये तो जब देखो तब ऊट पटांग गलतियां करती रहती है। कैसी गलतियां? अरे तू भूल गया क्या? उस दिन इसने सब्जी का पतीला गिराया था और मेहमान बाहर बैठे हुए थे। उस दिन सविता ने बात कवर कर ली थी, पर आपको सच बताऊं तो वो पतीला मुझसे गिरा था। मेरी गलती को छुपाने के लिए उसने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और वो जो पिछले हफ्ते दूध तेज गैस पर छोड़कर बाजार चली गई थी, सारा दूध गिर गया था, उसका क्या? अरे यार, वो मुझे लगा कि वो तेज करना भूल गई है। मुझे क्या पता कि वो बाहर गई थी, मैंने तेज कर दिया। इसमें भी उसकी गलती नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है। एक दिन इसने कपड़े धोए तो मैंने इसे तेरे पापा के कपड़े दे दिए थे धोने को, तो इसने वो बाथरूम में ही पड़े रहने दिए। अरे वो मेरी गलती थी। दरअसल मैंने उससे पहले भी अपने एक जोड़े कपड़े धोए थे, फिर मैं नहाया और चला आया। वो उठाना भूल ही गया। जो बहू ने धोए थे वो सूखने डाल आई थी। ये सारी बातें सुनकर कमला हैरान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि नीतू सही कह रही थी कि हमें अपनी बहुओं की दशा को भी समझना चाहिए और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। अब मैं समझ गई हूँ कि बहू अपना घर छोड़कर हमारा घर बनाने आती है। वो नौकरानी नहीं है जिसे सब काम परफेक्ट आना जरूरी है। वो घर की सदस्य है जो समय के साथ सब सीख जाती है। और फैमिली में सबसे जरूरी है प्यार। मुझे माफ कर दे सविता। अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आपने मेरे हालात को समझने की कोशिश की, मेरे लिए यही बहुत है। उस दिन के बाद से कमला और सविता हमेशा प्यार से रहती हैं और धीरे धीरे सविता घर के कामों में एकदम निपुण हो जाती है। दादर शहर में सुशांत, उसकी पत्नी रेशमा और उनका एक बेटा विक्की साथ रहते थे। सुशांत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था और उसके सारे फर्म उसका बेटा चलाता था। विक्की का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था, इसलिए सब उससे डरा करते थे। एक दिन विक्की की शादी की बात हुई तो विक्की ने अपने पिता से कहा, डैड, मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही। और हाँ, मैंने एक लड़की पसंद भी कर रखी है। अगर आप कहो तो मैं उसे कल ही घर लेकर आता हूँ। आप लोग उसकी फैमिली से मिलकर बात कर लेना। हाँ बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल बुला लो, हम बात करके सब फिक्स कर लेंगे।
सुनिए, आपने उससे हाँ क्यों बोल दिया? क्या पता कैसी लड़की होगी, इतने बड़े घर में आएगी और विकी का ऐसा नेचर है, पता नहीं यहाँ रह भी पाएगी या नहीं। देखो रेशमा, हमें क्या करना है, और वैसे भी विकी से बोलने का मतलब है एक नई जंग लड़ना। रहने दो, हम लड़की देखकर उसे हाँ बोल देंगे। अगले दिन विकी शनाया और उसके घर वालों को लेकर आता है और कुछ डरा डरा लग रहा होता है। विक्की के मॉम डैड लड़की को पसंद करके उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद रेशमा सुशांत से कहती है, हमारे विक्की को ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरा घर उससे डरता था और अब विक्की शनाया से डरता है। बड़ी अजीब बात है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? रेशमा देखो, हमारा काम बच्चों को गलत और सही का रास्ता दिखाना है, बाकी उनकी मर्जी है, वो जो करे करने दो। और बहू से विक्की डरता तो है, अब ऐसा क्यों है ये तो वो दोनों जाने, उनकी लाइफ है, हम क्या ही बोल सकते हैं उन दोनों के बीच में। हाँ जी भैया, क्या है? मैडम, आपका ये सामान है और इसके 40,000 रुपए देने हैं। 40,000? लेकिन किसके नाम से कुरियर आया है भैया? मैडम, ये शनाया नाम से आया है। बहू, ओ बहू, देखो तुम्हारा कोई कुरियर आया है और 40,000 रुपए मांग रहा है। 1 मिनट मॉम, मैं अभी आती हूँ। बहू, ऐसा क्या मंगाया है जो इतने छोटे से डिब्बे में है और इतना महंगा है? ओह या मॉम, इसमें मेरे इयररिंग्स हैं डायमंड के, बहुत छोटे से थे और मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। 1 मिनट मॉम, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, दूसरा कुरियर आया होगा। मैम, 35,000 रुपए दे दीजिए इसके। हाँ भैया, ये लीजिए। थैंक यू। शनाया, अब इसमें क्या है? मॉम, इसमें एक्चुअली मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। बहू, इतनी महंगी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। पैसे इस तरीके से खर्च करना अच्छा नहीं होता है बेटा। ये बहुत महंगा है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मॉम प्लीज, आप ऐसे गरीबों जैसी बातें मत कीजिए। अरे ये घर के लुक के लिए है। अगर घर पर कोई आएगा तो उसे पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। अगर मैंने जरा सा खर्च भी कर दिया तो आपको क्या परेशानी है? पर बहू, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, आगे चलकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसके फ्यूचर के लिए तो सोचो। ओह, तो इसका मतलब है मैं नहीं सोचती, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। आपने मुझसे इस तरीके से बात की, मैं अभी आपको बताती हूँ। दिन गुजरते हैं और शनाया अपनी आदतों से मजबूर रहती है और बेहिसाब और बेफिजूल पैसे खर्च करती रहती है। अपनी सास के समझाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थक हार कर रेशमा अपने बेटे विक्की को बुलाने ही वाली होती है कि तभी शनाया उसे बुलाती है। विक्की, तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है। उन्होंने मेरा मंगाया हुआ वास तोड़ दिया। कितने पसंद से मंगाया था और उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल ही नहीं है और आगे चलकर मैं अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। शनाया, बट मेरी मॉम तो ऐसा नहीं बोल सकती, पर मैं उनसे बात करता हूँ। तुम प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा कि कोई तुमसे ऐसी बात ना करे और मैं सेम वास तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। विक्की बेटा, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, और मुझे भी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की? वो इस घर की बहू है और मेरा बच्चा है उसके पेट में। वो नौकरानी नहीं है, वो इस घर की रानी है। पर बेटा,
मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस उसे समझाया कि वो ऐसे खर्चे ना करे। पैसे मैं देता हूँ और आपको भी देता हूँ। आपका कोई हक नहीं है इस तरीके से बोलने की। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना बेहतर होगा। दिन गुजरते रहे और कुछ वक्त बाद शनाया का भी 8वां महीना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद विक्की की कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में चली जाती है और उसका घर और कुछ फर्म की नीलामी हो जाती है। इन सब के बाद भी शनाया अपना बेवजह का खर्च बंद नहीं करती है। रेशमा विक्की को बुलाकर कहती है, बेटा देखो, आज बहू को ये बात समझ नहीं आ रही। वो इस तरीके से खर्चे कर रही है और अब तो ये घर भी नीलाम हो रहा है और उसकी डिलीवरी में भी बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर वो नहीं समझी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था और मैंने भी समझाने की कोशिश की, पर उसे कोई भी बात समझ नहीं आती है। मैं भी परेशान हूँ माँ। उसने तो ये तक बोला माँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। आपको और पापा को भी उसने बहुत कुछ बोला माँ। विक्की रोता हुआ चला जाता है। अब डिलीवरी का दिन आ चुका था और सब नीलामी हो जाने की वजह से शनाया को एक मामूली से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बहुत ही गंदगी थी। शनाया सब कुछ देखकर रो रही थी। तभी रेशमा आती है और शनाया से कहती है, शनाया बेटा, मैं चाहूं तो तुम्हारी डिलीवरी इसी अस्पताल में कराऊं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अस्पताल अच्छा है या बुरा, यहाँ पे सुविधाएं है या नहीं। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि तुमने आज तक कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की है कि मैं तुम्हें एक माँ के हैसियत से समझाया करती थी कि बेटा फालतू पैसे बर्बाद मत करो, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें मत खरीदो। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बेटी की जगह थी। शनाया, तुमने तो हर चीज से हाथ धो लिया। पैसे, रिश्ते, कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। तुमने मेरे बेटे की मेहनत के पैसों को कभी पैसा नहीं समझा। मेरा प्यार, मेरे अपनेपन को अपना नहीं समझा। मुझे और सुशांत को विक्की की नजरों में गिराया है तुमने। सबको धोखा दिया है तुमने। माँ नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप लोगों से कभी नफरत नहीं की, बस मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी इन आदतों की वजह से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा रो नहीं। तुम्हें पता है विक्की मुझे जो पैसे देता था ना, मैंने एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाया था। उसमें मैं वो पैसे जमा करती थी। आज वो पैसे मेरे परिवार के काम आएंगे और तुम तो मेरी और इस घर की रानी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें एक अच्छे अस्पताल में एडमिट कराऊंगी और वहीं तुम्हारी डिलीवरी होगी। माँ, काश मैं पहले सब समझ जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि हर चीज की एक अहमियत होती है, रिश्तों की, पैसे की, समय की। आप सब मुझे माफ कर देना। शनाया को घर पर सब माफ कर देते हैं। उसे एक प्यारा सा लड़का होता है। रेशमा के बचाए हुए पैसों से वे अपने पुराने घर में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और विक्की फिर से अपना बिजनेस बढ़ा लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं और उन्हें हमेशा दिल से निभाना चाहिए।
क्योंकि रिश्ते ही आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। बिमला के इकलौते बेटे का नाम है प्रलय। पति के देहांत के बाद बिमला ने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से की है। अब प्रलय बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। वो एक स्कूल में नौकरी करता है। बहुत सारी लड़कियों को देखने के बाद अंततः सपना उन्हें पसंद आती है। विमला, अरे बुआ, आइए आइए, पान खाएंगी? हाँ, एक लगा दे। अरे हाँ बिमला, कल जो तू लड़की देखने गई थी वो पसंद आई या नहीं? हाँ बुआ, बहुत सुंदर है देखने में। गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर। सिर्फ सुंदरता ही देखकर चली आई? हमारा बेटा स्कूल मास्टर है, उसकी होने वाली बीवी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये तो आपने सही कहा बुआ, वो लड़की एमए पढ़ी हुई है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। एमए पढ़ी हुई एक सुंदर लड़की मैं अपने प्रलय के लिए लेकर आऊंगी। चलो बाबा, सुनकर तसल्ली हुई। हाँ बुआ, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बिन बाप के बेटे को एक अच्छी सी लड़की के साथ बांध दूं, यही तो इच्छा थी मेरी। और ये इच्छा तेरी पूरी हो। इतने दिन की तेरी जिम्मेदारी अब कुछ तो कम हो जाएगी। शादी वाले दिन बेटा और बहू को आशीर्वाद देने जरूर आना बुआ। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग सपना को देखकर बहुत खुश हुए। अरे चावल क्यों? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था ना कि मैं दोपहर के टाइम चावल नहीं खाती, सिर्फ दलिया खाती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम दोपहर के समय चावल नहीं खाओगी? पर क्यों बेटी? चावल खा खा कर मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। आप लोगों की तरह मोटी हो जाऊं तो चलेगा क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है? देखिए, ऐसा वैसा मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे स्लिम और सुंदर दिखना है। कल से मुझे दोपहर के समय सिर्फ दलिया दीजिएगा और रात के वक्त उबली हुई सब्जियाँ। खाने को इस तरह छोड़कर नहीं उठते बेटी, खाकर जाओ। नहीं, मैं फल खा लूंगी। तुम्हारा घर बहुत गंदा है, इस गंदगी में रहकर तो मुझे एलर्जी होती है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो कुछ दिन पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की गई है, रंगाई पोताई की गई है। सुनो, सफाई रेगुलर होनी चाहिए, उस तरह सिर्फ एक दिन सफाई करवाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, बताओ, तुम्हें बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नौकर रखना पड़ेगा जो हर दिन मेरे कमरे को साफ करेगा और हर 2 दिन पर इस पूरे घर को। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और सुनो, मैंने ऑनलाइन एक एसी का ऑर्डर दिया है, परसों आ भी जाएगा। तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अरे यार, पहले ही शादी में इतना खर्च कर चुके हैं हम, अब नई एसी कहाँ से लाएंगे? क्या मुसीबत है, मुझे इस गर्मी में नींद नहीं आती। जो कहती हूँ वही करो, और कब कितना खर्च किया है ये सब मैं सुनना नहीं चाहती। तो फिर माँ कैसे सो पाएगी बताओ? उनके लिए भी तो एक एसी लाना चाहिए ना। अरे, तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर 2 एसी कैसे खरीदोगे? अच्छी बात है। तुम बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में सोचो, मैं चली सोने। विमला, ओ विमला। अरे बुआ, आइए आइए, शादी में क्यों नहीं आई थी? अरे मैं अपने बेटे के साथ काशी चली गई थी उसी वक्त।
इसीलिए नहीं आ पाई थी। ओह, काशी गई थी? रुकिए रुकिए, बहू, एक लोटा पानी लाना। लो बुआ, तुम्हारे काशी में कमाए हुए पुण्य को मैंने ले लिया। बहू, प्रणाम करो बुआ को। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की तरह कोई बैकडेटेड रीति रिवाजों को नहीं मान सकती। मैं चलती हूँ। पहले पार्लर जाऊंगी, उसके बाद मॉल। घर सजाने की कुछ चीजें खरीदनी है। लौटते हुए रात हो जाएगी। वाह विमला, बड़ी शिक्षित बहू लेकर आई है तू। चल, बहू की मुंह दिखाई तो हो गई, अब मैं चलती हूँ। कई साल बीत गए। प्रलय और सपना की अब एक बेटी है। आज उसका 5वां जन्मदिन है। सुनो, मेरी ममेरी बहन की बेटी को भी कहना होगा। और मेरे कुछ 55 दोस्त आएंगे। क्या? 55? हाँ, इसमें इतना आश्चर्य होने की क्या बात है। और सुनो, वो लोग तुम लोगों की तरह ऐरे गहरे नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली से हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए अलग से ड्रिंक्स का इंतजाम करना होगा। सपना, ये बच्ची का जन्मदिन है, उसकी शादी नहीं है। आह प्रलय, जब बहू यही चाहती है तो तुझे उन्हें कहना भी होगा और उनकी मेहमान नवाजी भी करनी होगी। माँ, तुम हमेशा उसका सपोर्ट मत किया करो, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बता देता हूँ मैं एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूँ। आहा, तो हो सके तो अपनी मौसी को मत बुला, उनका नाम काट दे। और इसके अलावा वो विधवा है, शुभ काम में आकर वो करेंगे भी क्या? क्या मतलब? मैं अपने ही परिवार वालों का नाम लिस्ट से हटा? वही तो, बहू ठीक कह रही है। स्टार्टर में कुछ जबरदस्त होना चाहिए, जैसे कि क्रिस्पी चिकन या पनीर टिक्का टाइप्स। सुनो, तुम कैटर से कहना कि वो आकर मुझसे मिले। और हाँ, मैंने ऑनलाइन मिमी के लिए कपड़ा देखा है, कुछ 12,000 का। कल उसकी डिलीवरी आ जाएगी, तुम पैसे देकर जाना। तब तक मैं जाकर पार्लर में कॉल कर लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। प्रलय और सपना की बेटी मिमी अब स्कूल में भर्ती हो गई है। स्कूल बहुत ही बड़ा और नामचीन है। इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता बहुत ही अमीर हैं। वे सभी अपने गाड़ियों से बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं। ये देखकर सपना का सर चकराने लगता है। मन ही मन वो सोचती है, अब एक गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हो, लेकिन उसका स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास गाड़ी होनी चाहिए, ये बात तुम्हें किसने बताई? खुद तो कभी गए नहीं तो तुम्हें कैसे पता होगा? और इसके अलावा तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना, लोग तुम्हें देखकर सिर्फ हा हा करके हंसते ही होंगे। और वैसे भी मुझे कितने एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं तुम क्या जानो। आज मुझे और भी महंगे पार्लर में जाना है, फेशियल हेयर रिमूव करवाने हैं, ब्लीचिंग करवाना है। जो तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। पहले ही मैं बहुत सारा लोन ले चुका हूँ। हर बात की एक लिमिट होती है। लिमिट वर्ड गरीबों के लिए है। तुम रहने दो, मैं चलती हूँ। मेरे पास तुमसे फालतू का बहस करने का वक्त नहीं है। आए बड़े गवार कहेंगे। मेरे चेहरे में बहुत जलन हो रही है। वो ब्लीचिंग करने से जरा जलता है मैम। उफ, बहुत जलन हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इसे पोंछ दीजिए। आप बहुत हड़बड़ाती हैं मैम। ये क्या? मेरा चेहरा जलकर काला कैसे हो गया? हाय हाय, ये क्या किया आप लोगों ने? जरूर आपको पहले से एलर्जी रही होगी मैडम, आपने तो बताया नहीं हमें। मेरे इस चेहरे को अब अभी इसी वक्त ठीक कर दीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है मैम।
इसके बाद से ही मिमी अपनी कुरूप माँ को देखकर डरती है और उसके पास जाना बंद मैं कर तेरी देती है। माँ हूँ मिमी। जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। छी, तुम कितनी डरावनी हो। मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। तुम चली जाओ। मैं अपनी दादी के पास ही रहूंगी। हे भगवान, ये कैसी सजा दी तुमने मुझे। मैंने खुद ही अपना सर्वनाश कर लिया। ये सब मेरे अहंकार का ही नतीजा है। चुप हो जाओ बहू, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपका बेटा भी मुझे नींद में देखकर डर जाता है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में सोता है। ये कैसा सर्वनाश हो गया माँ मेरे साथ। मैं अपने पापों का फल भुगत रही हूँ। ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। सुनो, तुम फिक्र मत करो। प्लास्टिक सर्जरी नाम का एक इलाज होता है। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने सारे गहने बेचकर तुम्हें फिर से पहले की तरह ही सुंदर बनवाकर वापस ले आऊंगी। तुम निश्चिंत रहो बहू। माँ, माँ, माँ। श्यामोली, ये लो, पकड़ो। पैसों को संभाल कर रखना। इतने सारे पैसे? आपको लोन मिल गया है क्या? अरे एक ही तो बेटी है, उसकी शादी में हमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि उसे ये न लगे कि उसके माता पिता ने उसकी शादी में ध्यान नहीं दिया है। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमारा होटल तो है ना, वहीं से धीरे धीरे सभी पैसे वसूल कर लेंगे। हाँ, अब वो सब छोड़ो और मुझे एक कप चाय ला कर दो। हाँ, अभी लाई। ये हैं सनातन बैनर्जी, इस घर के मुखिया। सनातन बाबू के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा राकेश काम के सिलसिले में विदेश में रहता है और छोटा बेटा विकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर में ही रहता है। एक तरह से बेकार ही है। सनातन बाबू की बेटी की शादी के अवसर पर उन्होंने बैंक से 30 लाख रुपयों का लोन लिया है। सनातन बाबू का एक खाने का होटल है, जहां लगभग रोज 200 से लेकर 300 लोग दोपहर का खाना खाते हैं। इसलिए लोन को चुकाने के मामले में सनातन बाबू बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन उनकी बस एक ही चिंता है, उनके छोटे बेटे विकी को लेकर। एक दिन पापा, मुझे आपसे ना कुछ कहना है। क्या बात है? वो मार्केट में ना एक नई बाइक आई है, मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मुझे वो बाइक खरीदनी है। बाइक खरीदनी है? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बाइक है। अरे वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है ना पापा, अभी नया मॉडल आया है, मुझे वो खरीदनी है। कितनी कीमत है? बस 5 लाख रुपए। आप मुझे 4 लाख दे दीजिए, बाकी का मैं मैनेज कर लूंगा। कहाँ से मैनेज करोगे? पापा, पुरानी बाइक को बेच दूंगा, वहां से 1.5 लाख तो मेरे ही जाएंगे। 6 महीने पहले 3 लाख देकर ये बाइक खरीदी थी और अब तुम 1.5 लाख में इसे बेच दोगे? अरे पुरानी बाइक बेचने पर थोड़ा सा लॉस सहना ही पड़ेगा ना पापा। थोड़ा लॉस? पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए तुम ये सब तकलीफ नहीं समझ पाओगे। अपने भैया को देखो, कहाँ दूर विदेश में पड़े हैं, ताकि हमारा परिवार सुखी रह सके, और तुम पानी की तरह बस पैसे उड़ाते जा रहे हो। इसका मतलब आप मुझे पैसे नहीं देंगे, है ना? नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी पापा। अगले ही दिन। अच्छा, इधर पेंडल, वो लाइट, कैटरिंग, सभी को पैसे दे दिए हैं। मिठाई, हाँ मिठाई और फूल, ये सब ऑर्डर देना हो गया है। ये लीजिए, देखिए
इसे लेकर आप 5 कप चाय पी चुके हैं। आज और चाय नहीं मिलेगी, ठीक है? अरे श्यामोली, तुम समझ नहीं पा रही हो। भाई, बेटी की शादी है, कितना हिसाब किताब करना पड़ रहा है पता है। और चाय के बिना मुझे एनर्जी भला कहाँ से मिलेगी? घड़ी देखिए, 11 बजने वाले हैं। आपके बड़े बेटे के आने का समय हो चुका है। आने का समय हुआ नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अरे आ गया तू राकेश। कैसा है तू बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और बताइए, आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हाँ बेटा, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अरे कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। ओहो माँ, आप फिर से रोने लग गई। अब मैं आ गया हूँ ना, अब अच्छे से पायल की शादी करवा के ही वापस जाऊंगा। अरे ये पायल और विकी कहाँ है? पायल जरा पार्लर गई है और विकी घर पर ही है। जा, तू जल्दी जाकर फ्रेश हो जा। मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी और दम आलू बनाए हैं। अरे वाह, पूरी और आलू दम, इतने दिनों बाद। माँ मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अरे ये रहा विक्की। और कैसा है? आप आए हैं? अरे बहन की शादी में नहीं आऊंगा, अब सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। माँ बाबा को तो छोड़कर विदेश चले गए थे, अब जिम्मेदारी उठाओगे? फिर भी सुनकर अच्छा लगा। माँ मैं जरा क्लब जा रहा हूँ। अरे उसकी बातों को गोली मार, तू जाकर फ्रेश हो जा। माँ, क्या सच में मैं आप लोगों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता? बेटा, तूने हम लोगों के लिए जो कुछ भी किया है वो उसे भले ही पता न हो, लेकिन हमें तो है। तू जा और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। इतने सालों बाद घर लौटने पर अपने ही भाई से ऐसी बातें सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। फिर भी भाई की बातों को भूलकर वो बहन की शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। कुछ दिन बाद सबके आशीर्वाद से पायल की शादी और विदाई दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद। अरे इस वक्त किसने फोन किया? सुनते हो? अरे उठिए ना, देखिए ना किसने फोन किया है। इतनी रात को किसने कॉल किया है? हेलो, क्या होटल में आग लग गई है? अरे ये सब कैसे हो गया? अरे मैंने तो कहीं भी देखा। ये अभी हम कैसे सनातन बाबू खाएंगे? को तो कैसे बहुत जिएंगे? नुकसान हो गया। हमको तो इस पता पर नहीं जाएगा वो इससे और हमारा कैसे क्या? संभालेंगे। आप सब ज्यादा करके पानी डालिए। हाँ, ज्यादा करके। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे अरे ये आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? संभालिए, खुद को संभालिए जी। राकेश! अरे ओ राकेश, देख तेरे पापा को क्या हो गया? राकेश तू कहाँ है? पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना पापा? पापा! अपने हाथों से बनाए होटल को ऐसे जलते हुए देखकर सनातन बाबू बेहोश होकर गिर जाते हैं। एक पल भी जाया किए बिना सब जल्दी से उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। सॉरी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद माँ, आप रोइए मत, आपको अभी हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे माँ? वो भी चले गए, होटल भी चला गया, सर पर इतना बड़ा लोन का बोझ है। मेरी आंखों के सामने सब खत्म हो गया, सब कुछ।
माँ चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैंने तय किया है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। वो होटल पापा का सपना था। उस होटल को मैं किसी भी हाल में बंद होने नहीं दूंगा माँ। मैं अपना सारा जोर लगाकर उस होटल को वापस पहले जैसे बनाकर ही छोड़ूंगा, देख लेना। हाँ। ये ले, इसे रख। ये क्या है माँ? तू ही तो अब से सब कुछ संभालेगा, तो इसे अपने पास रख। ये तेरे बहुत काम आएंगे। पूरे जायदाद की दस्तावेज? नहीं माँ, नहीं। इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? विकी है, पायल है। मैं तुझे जानती हूँ बेटा, तू उनके साथ कभी गलत नहीं करेगा। इसे तू रख, तेरे बहुत काम आएंगे। नहीं माँ, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे इसे नहीं लेगा तो तू सारा काम वगैरह कैसे संभालेगा? अरे मैंने क्या तेरे नाम जायदाद लिख दी है? मैं तो बस इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी तुझे देना चाहती हूँ, ताकि तुझे कोई भी काम करने में परेशानी न हो। हाँ, फाइनेंशियल और साथ ही बैंक के सभी कामों को संभालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन माँ, विकी और पायल, इनकी रजामंदी के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। उनकी रजामंदी भी जरूरी है। क्या वो साइन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे उनमें से कोई भी तो इतनी दौड़ भाग नहीं करेगा। इतने सारे पैसों का लोन, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं ना। कुछ वक्त बाद, विक्की बेटा, मैं तेरे भैया के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहती हूँ, ताकि वो सब फाइनेंशियल काम कर सकें। तू जरा उसमें साइन कर देना बेटा। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही है मतलब? और हम लोग का क्या होगा? असल में बात क्या है कि हमें सबसे पहले उस लोन को चुकाना पड़ेगा। उस लोन को चुकाने से ही हमारे सर से एक बहुत बड़ा टेंशन हट जाएगा। हाँ, लोन चुकाना है तो चुकाइए, लेकिन इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत है? देख, बैंक के काम के लिए तू या तेरी बहन कोई भी तो दौड़ भाग करने नहीं जाएगा ना, तो राकेश को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम होने पर इसे सुविधा होगी। एक सर पे इतना बड़ा लोन देकर निकल गए और दूसरी अब बड़े भाई को सारी संपत्ति देना चाहती है। वाह विक्की, तू ये सब क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूं मैं। हमेशा आप और बाबा, भैया और मेरे बीच भेदभाव करते रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और मुझे गांव के एक सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। क्यों माँ? आप लोगों के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हमारे पास रहे, इसलिए तुझे हमने विदेश नहीं भेजा। ऐसा है तो जब मैंने बाइक खरीदने के लिए पैसे मांगे तब मना क्यों किया पापा ने? एक गोद लिए हुए बेटे के लिए अपने ही बेटे को आपने ऐसे वंचित कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते आप लोग? विक्की! खबरदार अगर एक भी शब्द आगे बोला तो। कुछ वक्त बाद, अच्छा माँ, क्या आपने सच में मुझे गोद लिया था? क्या हुआ? बोलिए। आप चुप क्यों हैं? बोलिए। आज आपको सच कहना ही पड़ेगा माँ। बोलिए, बोलिए। आपके इस चुप्पी ने ही मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने आज तक क्या तुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने दी है? बोल बेटा। नहीं माँ, कभी नहीं। इसीलिए इतना बड़ा सच जानने के बाद भी मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। मत रोइए माँ, चुप हो जाइए। इतने पैसे खर्च करके हमने विक्की को बड़ा किया था, कोई कमी महसूस होने नहीं दी थी हमने, लेकिन आखिरकार वो इंसान नहीं बन पाया। ऐसा मत बोलिए माँ, वो तो बहुत छोटा है, उसे हमें समझना पड़ेगा। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। हाँ, वही कर बेटा, वही करना। रात होते ही राकेश विक्की के साथ बात करने आता है। राकेश को देखते ही विक्की उस घर से निकल जाने की कोशिश करता है। रुको विक्की, मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। आप जो चाहते हैं यहाँ वही होता है और वही हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? क्यों? ये जायदाद, इसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी चाहते हैं ना? आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है।
मैंने कोई प्लान नहीं बनाया भाई। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब तुम समझते हो? मुझे जो समझना है मैं समझ चुका हूँ। गोद लिया हुआ लड़का, इस घर के साथ आपका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरे पिताजी के जायदाद का कोई भी हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे मेरी सच्चाई बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। और सच में इस घर के साथ मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक बात के लिए तुम सब मेरे पराये नहीं हो जाओगे। तुम सब पहले मेरे लिए जो थे अभी भी वही रहोगे। नाटक है, ये सब नाटक है। ये नाटक जाकर कहीं और दिखाइए। मेरी माँ को तो आपने वश में कर लिया है, इसीलिए अब मैं जो भी कहूंगा वो सब माँ को गलत ही लगेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन कर दूंगा। 10 लाख रुपए? इतने पैसे मैं अभी कहां से लाऊंगा? तुम तो जानते ही हो कि होटल का क्या हाल हो गया है। ऊपर से हमें लोन भी चुकाना है। उस होटल को रखकर और कोई भी फायदा नहीं है। उस होटल को बेच दीजिए और पैसे आ जाएंगे। बेच दूं? क्या बोल रहा है भाई तू? उस होटल को पापा ने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था और तुम कह रहे हो कि पापा की आखिरी अमानत उस होटल को मैं बेच दूं? तो फिर क्या आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिलेगी? मुझे जरूरत भी नहीं है। तब तुम सभी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लो और लोन भी चुका देना। क्या मैं लोन चुकाऊंगा? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने इतने दिन इस घर का नमक खाया है, यह आपका फर्ज है। सुनिए, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूं, उसके अंदर मुझे पैसे लाकर दे दीजिए, वरना आपको ये घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मैं इस घर को बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो यहाँ से चले जाइए। ये हमारा मामला है, हम समझ लेंगे। ये कहकर विक्की वहां से चला जाता है। विकी, विकी सुन, विकी सुन, मत जा विकी, विकी रुक, मत जा। बहुत गुस्से में आकर विक्की बाइक लेकर घर से निकल जाता है। राकेश उसकी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अपने जायदाद का हिस्सा छोड़ देना चाहता हूँ। आप ये सारी जायदाद पायल और विकी के नाम कर दीजिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे इस जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और पापा के होटल का काम लगभग हो चुका है। विकी को कहिएगा कि साधन चाचा को ही सारी जिम्मेदारियां दे। उन्होंने ही इतने साल से उस होटल को पापा के साथ संभाला है। और लोन को लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैं हर महीने EMI भेज दूंगा। मतलब क्या तू फिर चला जाएगा? हाँ माँ, आज रात की एक टिकट मिली है, सोच रहा हूँ उसी में। मत जा बेटा, अच्छा। अरे आप रो क्यों रही हैं? एक गोद लिए हुए लड़के के लिए इतना रोना? मैं फिर आऊंगा माँ, आप आंसू मत बहाइए। उधर विक्की हाईवे में बहुत स्पीड से बाइक चला रहा होता है और वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने से आते हुए एक लॉरी को धक्का मार देता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग विक्की को अस्पताल में भर्ती करते हैं। अस्पताल से विक्की के एक्सीडेंट की खबर उसके घर जाती है। क्या एक्सीडेंट? खबर मिलते ही राकेश और उसकी माँ अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो रहे डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है वो? हाँ, बोलिए ना मुझे प्लीज। माँ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ इनसे, मुझे बात करने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं राकेश हूँ। विकी मतलब जो पेशेंट है ना, उसका बड़ा भाई। मेरे भाई को क्या हुआ है सर? सर पर बहुत गंभीर चोट लगी है, तत्काल O पॉजिटिव की जरूरत है। मेरा खून O पॉजिटिव है, मैं खून दूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा खून की जरूरत है। आपको जितना भी खून चाहिए आप मेरे शरीर से ले लीजिए, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, आइए मेरे साथ। राकेश अपने भाई को खून देने चला जाता है। ऑपरेशन करने पर विक्की ठीक हो जाता है। विक्की को बेड में देखने के लिए राकेश आता है। अपना ख्याल रखना और कोई चिंता मत करना, मैं और तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ भी है तुम लोगों का ही रहेगा। मैं आज वापस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। और हाँ,
लोन की भी चिंता मत करना, मैं ईएमआई के पैसे भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। इतने दिनों से तू कह रहा था कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज से तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा खून का संबंध हो गया है। ठीक है, माँ का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आपने तो कहा था कि आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर अभी क्यों जा रहे हैं भैया? मैं छोटा भाई हूँ, गलती कर ही सकता हूँ, है ना? विकी, हमें छोड़कर मत जाइए भैया, भैया मत जाइए। सॉरी भैया, सॉरी। हम सब मिलकर फिर से कोशिश करेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। हमें फिर से उस होटल को खड़ा करना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बाइक भेज दूंगा। हाँ, बाइक भेज दूंगा मैं तो यही चाहती थी कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। तुम्हारे बाबा भी हमेशा यही चाहते थे। तुम्हारे बाबा आज ऊपर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, हम सब बहुत खुश रहेंगे। राकेश बेटा, तू मत जा, हमें छोड़कर मत जा बेटा। जब छोटे भाई ने अपनी जिम्मेदारी समझ ही ली है, तो मैं बड़ा होकर कैसे पीछे हट सकता हूँ माँ? माँ, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ।